हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आरएस जंक्शन पर। मैं हूं घनश्याम और दिनांक 6 और 7 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स लेकर के हाजिर हूं। तो आरएस परीक्षा के इंटरव्यूज की डेट्स जो हैं उनको रद्द कर दिया गया है और नेक्स्ट डेट्स कब आएगी ये हम में से किसी को नहीं पता है, लेकिन वी होप ये जल्दी ही आ जाना चाहिए। अगर निश्चित रूप से कोरोना की वजह से कोई खतरा है और इसको तब रद्द किया है तो मैं भी इसे सही मानूंगा, लेकिन अगर इसके पीछे कोई राजनीतिक रूप इसको दिया गया है तो वो छात्रों के हित में नहीं है। खैर, हम इन मुद्दों पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि मेरा मेन उद्देश्य यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा में बात पढ़ाई की ही हो। तो शुरुआत करते हैं और आज का हमारा गीता का ज्ञान। तो तत्बुद्धस्य तदात्मान, ठीक है, तत्बुद्धस्य तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा। चार शब्द यहाँ पर हैं अलग अलग, ठीक है। पहला है तत्बुद्धस्य। तत्बुद्धेय क्या है? तत्बुद्धेय। तत्बुद्धेय किस व्यक्ति को बोलेंगे? देखो, बुद्धि क्या होती है पहले ये समझो। मतलब हम हर एक चीज को एक जैसा समझने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं करना है। बुद्धि का मतलब होता है बुद्ध। बुद्ध का मतलब होता है जो है, स्थित है, स्थिर है जो। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि वो है जब हमारे विचारों को एक बिंदु पर ले जाकर केंद्रित कर देती है। सत्य, असत्य, सही, गलत, हर एक चीज के बारे में कहीं पर भी जब हम स्थित हो जाते हैं। बुद्ध शब्द जो है, बुद्ध जो हम एक तरह से स्थित प्रज्ञ शब्द इसीलिए कहा जाता है, जो स्थिर है, जो चलायमान नहीं है, जिसमें लगातार परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। और ज्यादातर स्थित किसको माना जाता है? शाश्वत, जो भी परम तत्व है उसी को जो है स्थिर माना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि या जिसके विचार स्थिर हो चुके हैं उस परम तत्व में, उसी को हम तत्बुद्धेय कहेंगे। क्या कहेंगे? तत्बुद्धेय, ठीक है। तत्बुद्धेय तदात्मानम, यहाँ पर खुद की बात की गई है। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि तदाकार हो रही है, ठीक है, जिसका मन तदाकार हो रहा है, तद आकार, तत् आकार, उसके आकार जैसा। उसका मतलब कौन? परम तत्व के जैसा। क्योंकि संसार में हम जो भी चीजें देखते हैं बाहर, वो क्षणभंगुर हैं क्योंकि वो हमारे कर्मों से उत्पन्न है। और अगर हम ईश्वर या परम तत्व की ओर देखते हैं तो उसको क्या माना जाता है? उसको शाश्वत माना जाता है, क्योंकि वो हमेशा से विद्यमान है, बस दिखाई नहीं देता है। उसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है? विवेकशील होने की जरूरत पड़ती है। अपनी आंतरिक ज्ञान या अनुभूति को जो है हमको प्राप्त करना पड़ता है। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि तदाकार हो गई है, अर्थात उस ईश्वर में स्थित हो गई है, जिनका मन तदाकार हो गया है, अर्थात मन से लगातार उनके मन में उस ईश्वर को लेकर ही भाव रहते हैं, जिनकी स्थिति परमात्म तत्व में है, ठीक है, जिनकी निष्ठा और स्थिति परमात्म तत्व में है, ऐसे तत्परायणा, जो ईश्वर में पूरी तरह से अनुरागी हो सके, उन साधकों के ज्ञान के द्वारा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञान निर्धूत कल्मषा। ज्ञान निर्धूत कल्मषा का मतलब है ज्ञान के माध्यम से सभी प्रकार के कल्मष या पाप जो है उनसे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। और गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, ठीक है, क्या है ये? देखो यहां पर गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अर्थात दोबारा से वो पुनरावृत्ति, किस बात की? जो जीवन की पुनरावृत्ति है उसको प्राप्त नहीं होता है, जिसको हम मोक्ष कहते हैं, ठीक है, उसकी ओर वो बढ़ जाता है। तो यह है आपका गीता का 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, जो संपूर्ण रूप से ईश्वर में एकाग्रचित होकर के अपनी समस्त वृत्तियों को रोक करके ईश्वर में ध्यान धारण करने के लिए कहता है। उसी के अनुरूप निष्काम कर्म करने के लिए कहता है, ताकि हम उस परम तत्व को प्राप्त कर सकें। तो मानव जीवन का अंतिम ध्येय या आनंद या सुख, जिसको भी हम कहते हैं, विवेकशील प्राणियों में खास करके जो सुखवाद के परे हैं, ठीक है, जो सुखवाद को नहीं ज्ञान मार्ग को अपनाते हैं, उन लोगों के लिए परम गति के रूप में ईश्वर को ही माना जाता है। जो भी हमारे अंदर स्थित हमारा जो असली स्वरूप है उसको जानना ही दरअसल मोक्ष को माना जाता है। चलिए, तो शुरुआत करते हैं आज की कक्षा की। दोस्तों, एक रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है सरकार की तरफ से लाया गया था और उसी के अंतर्गत जो कि व्यापक सुधार कार्य योजना है, उसके तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर कौन सा एक राज्य पहले स्थान पर है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स जो है वो जारी कर दी गई है स्टेट लेवल की, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग हमारी जो है वो आ चुकी है और इसमें आंध्र प्रदेश जो है उसने सभी राज्यों में सर्वोत्कृष्ट स्थान प्राप्त किया है। दूसरे नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश और तीसरे पर तेलंगाना स्थित है। राजस्थान की भी मैं बात करता हूं
तो केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने जो है व्यापार सुधार कार्य योजना BRAP बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान जो है उसके तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की जो रैंकिंग निर्धारित की जाती है उसके चौथे संस्करण की लॉन्चिंग की है। व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग देने का काम 2015 में शुरू हुआ था और अभी तक 3 बार जो रैंकिंग दी गई वो 2015, 2016 और 17-18 में दी गई थी। कार्य योजना 2018-19 में कारोबार की स्थितियां देखो, ये 2017-18 के बाद अभी जो आई है इसको 2018-19 बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? 2018-19। ठीक है, तो 2018-19 की जो आपकी कार्य योजना दी गई है उसमें 180 टोटल आपके मानक या इंडिकेटर्स हैं जिनके आधार पर इसे बनाया गया है और ये 12 व्यवसायिक विनियामक क्षेत्र मतलब बिजनेस के रेगुलेटरी जो एरियाज है उनमें सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण जैसे मुद्दे जो शामिल हैं उन सभी को ये सम्मिलित करते हैं। तो इन 12 क्षेत्रों में लगभग 180 मानकों का पालन करने के आधार पर किसी भी राज्य को रैंकिंग दी जाती है कि क्या उस राज्य में किसी भी बिजनेस से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है क्या वो पारदर्शिता से लोगों तक पहुंच रही है, क्या वहां पर सभी प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति के पास एकल खिड़की सुविधा है या उसको 10 या 12 ऑफिस में चक्कर काटना पड़ता है, क्या वहां पर श्रम और पर्यावरण से जुड़े विभिन्न नियमों को या फिर वहां पर जो क्लियरेंस उसको चाहिए होता है क्या वे उसे तुरंत एक ही स्थान पर मिल जाते हैं या उसको उसके लिए भी अपना बहुत सा पैसा, समय और जो भी संसाधन मानवीय संसाधन है उनका खर्च करना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें जो है इसमें देखी जाती है। इन्हीं मानकों के आधार पर सभी राज्यों को जो है रैंकिंग दी गई है। इस बार की रैंकिंग तय करते समय जमीनी स्तर पर ऐसे बिजनेस से जुड़े हुए 30,000 से ज्यादा लोगों की जो है राय भी ली गई है और ये देखा गया है कि उनका उस राज्य विशेष में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति क्या नजरिया है और उसी राय को आधार मानते हुए इस रिपोर्ट को तैयार भी किया गया है। तो रिपोर्ट के अनुसार हमारे पास जो टॉप 10 राज्य हैं उनमें आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे और तेलंगाना ये तीनों राज्य जो हैं पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान यहाँ पर 8वें स्थान पर है जो पिछली बार की रैंकिंग से 1 अंक के सुधार को दर्शाता है। राज्य सुधार कार्य योजना 2019 या 2018-19 जो है उस रिपोर्ट में हमारा राजस्थान 8वें नंबर पर है और पहले शुरुआती 3 स्थानों पर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना स्थित है। हमेशा ध्यान दीजिए, आपको जब भी मेंस में प्रश्न पूछे जाएंगे तो पूछ लिया बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान क्या है, आप सीधे ध्यान दो शब्दों पर, की वर्ड्स पर अगर आप ध्यान दोगे तो याद नहीं है तो भी आंसर लिख सकते हो। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान अर्थात हमारे बिजनेस अर्थात हमारे व्यवसायों, ठीक है, उनमें सुधार करने के लिए जो भी कार्य योजना बनाई है वो पहली बात बिजनेस रिफॉर्म एक्शन है। अब बिजनेस में रिफॉर्म्स कैसे हो सकते हैं? हमारे व्यवसायियों को त्वरित रूप से जो है अनुमति प्रदान करने से, उनको राज्य में बिजनेस के लिए उपयुक्त माहौल प्रदान करने से, उनको आवश्यक आधारभूत संसाधन उपलब्ध करवा करके, उनकी क्लियरेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को टाइमली अप्रूव करके, यही तो सारी चीजें हैं जिनको उनको संस्थागत ऋणों की उपलब्धता करवा के, ये बेसिक्स हैं। अगर आपने ये बेसिक्स लिखे तो मान करके चलो कि एज एन जब आप खुद भी जब आगे जाकर के ऑफिसर बनेंगे तो जब आपको कोई कहेगा कि आप बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान बनाओ तो आपके दिमाग में यही बात आएगी कि यार बिजनेस को कैसे बेहतर किया जा सकता है। तो वहां पर क्या उसके कर्मचारियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध है, क्या वहां पर इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं उन्होंने उपलब्ध कर, ऐसी बहुत सी चीजों को आप देखोगे। वही चीजें हमें लिखनी होती है, पर हम क्या है ना कीवर्ड्स पर न जाकर के और रटना, जो रटंतिफिकेशन वाली हमारी जो बात है ना कि अभी तक जो हम पढ़ते आए हैं वो ऐसा आया है, बार बार टीचर बुलाता है, सुनो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मैं बार बार आपको वो बात बुला रहा हूं, अरे बार बार क्यों? पहले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को तो समझ लो क्या है। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब है कि मार्केट को खुला छोड़ दिया जाए, आपस में जितने भी हमारे जो कंपटीटर्स है वो आपस में लड़ाई करें, ठीक है, उसमें राज्य कंट्रोल ना करे जैसे कि गूगल कई बार कंट्रोल करता है ना। आप देखेंगे कि जैसे आप राजस्थान में या आरएस एग्जाम के लिए कुछ सर्च करते होंगे तो डेफिनेटली आरएस जंक्शन अभी एक अच्छी पोजीशन पर है, बट आप उसके साथ ये भी देखते होंगे कि मेरे 10,000 व्यूज के साथ में किसी एक ऐसे वीडियोस को भी देखते होंगे जिसमें 200 व्यूज भी नहीं है, बट वो बराबर में खड़ा होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वहां पर जो है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है।
ठीक है, या फिर टेक ओवर कर लेना। जाइंट कंपनीज क्या करती है, छोटी छोटी कंपनीज को टेक ओवर कर लेती है। ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं है। आपने किसी सामने वाले को फलने फूलने से पहले ही क्या कर दिया, दबा दिया। तो हम बेसिक्स को समझे कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या है, ठीक है। तो वो चीजें जो है उनको देख करके हमें इन चीजों को आंसर देना चाहिए, तो तभी आप बेसिक ढंग का आंसर दे पाओगे। क्योंकि आने वाले टाइम में आपको रटने वाले कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि पहली योजना कब लागू हुई, दूसरी कब लागू हुई, तीसरी कब लागू हुई। वो पूछेंगे पहली में बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आपको प्रभाव देखने के लिए पहले ये बताना होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमारा उद्देश्य क्या रहा, ठीक है। उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने क्या क्या उपाय किए, उन उपायों को हमने कितने बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद में हम प्रभाव पर जाएं। तो पहले ही आप प्रभाव रटना शुरू कर दोगे, अरे आप उसके जो शुरुआती बिंदु थे उसकी विशेषताओं को रट लो, आप प्रभाव अपने आप देख लोगे। इतना तो हमारा भी कॉमन सेंस हम याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों लगातार जो है कोविड 19 की वजह से पूरे देशों में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खास करके एक बहुत बड़ा संकट सामने आ रहा है जो कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में सामने आया। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कल कहा है कि खाद्य संकट और खाद्य सुरक्षा एनालिसिस 2000 रिपोर्ट जो आई है उसके अनुसार कई ऐसे देश हैं जहां पर न केवल अकाल पड़ने बल्कि खाद्य संकट के गहराने का भी खतरा है। अर्थात वहां पर पहले से ही ऐसी स्थिति है कि लोगों को पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है, ठीक है। लेकिन वहां पर अब ऐसी स्थिति आ रही है कि वहां पर लोगों को 2 समय का भोजन भी सही तरीके से नहीं मिलेगा। और मनुष्य की सबसे मूलभूत जरूरतों में भोजन है। 4 ऐसे देश बताए गए हैं जिनमें ऐसी स्थिति आ रही है। अच्छा, भारत की जीडीपी -23.9% गिर गई है। इस मुद्दे पर मैं आप सभी से चर्चा करूंगा, ठीक है, क्योंकि ये अच्छा मुद्दा है जहां पर इंटरव्यूज में और बाकी चीजों में अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मेंस में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और आज तक आपने जितने भी वीडियोस देखे होंगे वहां पर आपको कोविड-19 के बाद में अर्थव्यवस्था में गिरावट के नकारात्मक पहलुओं पर ही चर्चा हुई होगी, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपसे सकारात्मक पहलुओं पर भी चर्चा करूंगा। ये चर्चा जो है पूरी तरह से एक एनालिटिकल सोच पर आधारित होगी कि कैसे इस कोविड 19 की वजह से न केवल नकारात्मक बल्कि अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़े हैं। क्योंकि सकारात्मकता पर बात करना भी जरूरी है। अगर 99% भी नकारात्मक हो जाए तो भी अगर एक दिया जलता रहे तो वो काफी होता है। तो हम वही प्रयास उसमें करेंगे। तो 4 देश कौन कौन से, आइए इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, यमन, पूर्वोत्तर नाइजीरिया और दक्षिणी सूडान। इन चारों वर्षों में लंबे समय से यहाँ सशस्त्र जो है संघर्ष हो रहे हैं। सशस्त्र संघर्ष की वजह से क्या होता है, बड़ी मात्रा में जो भूमि जिसका उपयोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है वो जो है काम में नहीं आ रही है, खेती नहीं हो पा रही है, और ये देश अकाल का सामना कर पा रहे हैं, ठीक है, कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि सोमालिया, बुर्किना फासो और अफगानिस्तान जैसे देश जो कि आंतरिक संघर्ष से जूझ रहे हैं वहां पर भी हालात बेहतर नहीं है। देशों के बीच में लेन देन की प्रक्रियाएं अवरुद्ध हो चुकी है और इसके प्रभाव उन देशों की जीडीपी पर हम देख भी रहे हैं। तो ऐसे में मदद करने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। जो मदद इनको दी गई है वो अपर्याप्त बताई गई है। हालांकि ऐसे मामले में भी भारत जो है आगे बढ़ रहा है और मुकाबले में संयुक्त राष्ट्र मिशन में अपना योगदान देने के लिए 2 विशेषज्ञों के दल दक्षिण सूडान और कांगो में भेज रहा है, जिससे कि यूएन के शांति रक्षा अभियानों के तहत चिकित्सा सुविधाओं को मजबूती मिल सके। भारत लगातार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रहा है क्योंकि ये ऐसा समय है जब हर कोई देश त्रस्त है। तो निश्चित रूप से भारत को अपनी सामरिक स्थिति मजबूत करने के लिए इन सभी चीजों की आवश्यकता भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स की हमारी बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन RS जंक्शन नाम से अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, जहां से आप 49 रुपीज में इस किताब को ले सकते हैं और 2 महीने के जितने भी आपके करंट अफेयर्स है उनको तैयार कर सकते हैं। ACF FRO के लिए भी जो है जितने भी कोर्सेज हैं उनका फायदा आप उठाइए। RS प्री टेस्ट सीरीज और RS के अन्य ढेर सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर हैं जिनसे आप छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वास्थ्य क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए खासकर गर्भवती महिलाओं और हमारे छोटे बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी क्रम में सितंबर 2020 में राष्ट्रीय पोषण माह का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत की गई दोस्तों 2018 में, ताकि एक विशेष ध्यान केंद्रित किया जा सके
गर्भवती महिलाओं और बच्चों पर, ताकि उनको बेहतर पोषण मिले और जो हमारी संतानें आने वाले समय में वो ज़्यादा स्वस्थ हो, तो उन पर ज़्यादा मेडिकल खर्चे भी ना हो और वो इसके साथ-साथ देश की तरक्की में योगदान भी कर सके। तो तीसरा जो सप्ताह है वो सितंबर 2020 में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप माह के रूप में शुरू किया गया है। तो 2018 में इसकी शुरुआत हुई और इसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? जन भागीदारी, लोगों को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि यार आदमियों को ही खाने को नहीं चाहिए होता है, महिलाएं केवल काम करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए पोषण की पर्याप्त व्यवस्था करना भी एक पुरुष का दायित्व है। महिलाएं आज आप देख सकते हैं देश में एनीमिया हो, चाहे छोटे बच्चों में स्टंटिंग, ठीक है, और भी बहुत से अलग अलग प्रकार के जो कुपोषण की समस्याएं हैं वो देखने को मिल रही है। और जब तक हम उन सभी मुद्दों को एड्रेस नहीं कर देते हैं, तब तक हम एक अच्छे आने वाले समय में नई पीढ़ी की तुलना जो है डिमांड जो है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो छोटे बच्चे और महिलाओं के बीच में, क्योंकि वैसे ही प्रदूषण युक्त हमारी जलवायु है, ठीक है, और उसमें भी अगर पोषण की समस्या सामने आ जाती है तो फिर वो सर्वाइव करने योग्य नहीं रह पाते हैं। तो स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए एक जन आंदोलन चलाने की बात इसमें की गई है। तो क्या है? बेसिकली एक जन आंदोलन है, लोग जागरूक हों और अपने अपने स्तर पर जो है सभी परिवार की महिलाओं और बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण की व्यवस्था करें। इस बार पोषण माह में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और उनके प्रबंधन तथा पोषक तत्वों से भरपूर पौधे लगाने के लिए पोषण वाटिकाएं बनाने की बात की गई है। कि जितने भी हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जहां से इस तरह की सेवाएं दी जाती है, वहां पर पौधारोपण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जाए, ताकि स्थानीय स्तर पर वो पौधे जब बड़े हों तो वो उस पोषण को उपलब्ध कराया सके जिसकी हमें आवश्यकता है। इसके साथ ही बच्चों को जन्म लेने के शुरुआती 1000 दिनों के दौरान अच्छे पोषण के रूप में स्तनपान के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा युवा महिलाओं और बच्चों आदि में खून की कमी, एनीमिया की कमी को दूर करने की गतिविधियों पर ध्यान दिया जाएगा। ये बेसिक गतिविधियां हैं। पोषण के लिए सामग्री तैयार करना, स्तनपान जैसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करना और इसके साथ साथ एनीमिया को एड्रेस करना, यही सारी चीजें इस पोषण सप्ताह के दौरान की जाएगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पर दबाना ना भूलें, कंजूसी ना करें, क्योंकि ये चीज भी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, जिसको हम शॉर्ट में एरीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो एरीज संस्थान जो कि नैनीताल में स्थित है, उसने हाल ही में एक नदी घाटी में सतही ओजोन जो है उसका मूल्यांकन किया है। ओजोन दो प्रकार की होती है, एक तो एटमॉस्फेरिक ओजोन हमारी वायुमंडल की ऊपरी सतह पर पाई जाती है समताप मंडल में, ठीक है, और दूसरी ओजोन जो है वो पाई जाती है आपकी सतह पर, जो मुख्यतः आपके NOx, ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जो विभिन्न प्रकार की जीवाश्म ईंधन के दहन की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, उनकी वजह से नीचे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से बनती है। तो जब इन नाइट्रोजन के यौगिकों पर जब प्रकाश पड़ता है, प्रकाश पड़ने के बाद उसमें जब रिएक्शंस होते हैं, तब आपके सतही ओजोन की उपलब्धता देखने को मिलती है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े गंभीर प्रभावों के लिए उत्तरदायी है। और ब्रह्मपुत्र घाटी में किए गए इस शोध में पता चला है कि देश के बड़े शहरों की तुलना में इस घाटी में सतही ओजोन की मात्रा काफी कम पाई गई है। तो राज्य सरकार, भारत सरकार के नैनीताल के शोध वैज्ञानिकों ने जो है ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ओजोन सतह का मूल्यांकन किया और अन्य शहरी स्थानों की तुलना में गुवाहाटी के ऊपर ओजोन की कम सांद्रता पाई गई है। अब बहुत से कारण इसके हो सकते हैं कि वहाँ के लोग कम मात्रा में जो है जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करते होंगे। हो सकता है वो पैदल चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, साइकिल पर चलना ज़्यादा पसंद करते हैं, या कोई भी कारण माने, लेकिन ये हो सकता है वहाँ पर एनवायरनमेंट की वजह से जो बड़ी मात्रा में जंगल हैं उनसे जो है उस चीज़ में थोड़ी कमी आई है। सारी चीज़ों को मान सकते हैं। तो ये वायुमंडलीय प्रदूषण अनुसंधान नामक जर्नल में प्रकाशित किया गया है। क्षोभ मंडलीय या जमीनी स्तर के ओजोन नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक, ठीक है, उनकी वजह से वोलेटाइल ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रियाओं द्वारा बनाया जाता है। किसमें? प्रकाश की उपस्थिति में। ये कब बढ़ता है? जब कार, विद्युत संयंत्र, औद्योगिक बॉयलर, रिफाइनरी, रासायनिक संयंत्र और बाकी स्रोतों से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में उत्सर्जित प्रदूषक रासायनिक प्रतिक्रिया करते हैं। और इनका प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर बहुत ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ओजोन एक ज्वलनशील गैस मानी जाती है जो हमारे फेफड़ों के ऊतकों तक को नुकसान पहुंचा देती है, और मे भी इससे कई प्रकार के कैंसर्स की भी संभावनाएं
होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। प्रश्न सीधा ही आ जाए, शब्द सतही ओजोन पाई जाती है क्षोभ मंडल में, या बनने के पीछे कारण क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन हमेशा से ही पूछा जाता रहा है और उम्मीद है आगे भी पूछे जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके प्रबंधन के लिए मेटा एट्रीब्यूट नामक मशीन लर्निंग आधारित व्यावहारिक दृष्टिकोण को भारत में विकसित किया गया है? नाम है मेटा एट्रीब्यूट। ये मशीन लर्निंग आधारित एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। मशीन लर्निंग क्या है, पहले ये समझिए आप। मैं हमेशा कहता हूं, अगर आप शब्दों पर ध्यान दोगे तो चीजों को बहुत अच्छी तरह से देख समझ पाओगे। मैं बोलूं चाइल्ड लर्निंग, हम बोलते हैं चाइल्ड लर्निंग, ठीक है? तो चाइल्ड लर्निंग का मतलब बच्चों द्वारा सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है। सीखना मतलब नई प्रोसेसेस को, नए तरीकों को, नई विधियों को सीखना। लर्न हम करते हैं क्या? प्रोसेस, प्रोसेस को हम लर्न कर सकते हैं, ठीक है? हम वर्डिंग्स को लर्न कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स को हम लर्न कर सकते हैं। मतलब उसको परमानेंटली फिक्स कर देना हमारे दिमाग में कि हाँ ये चीज ऐसे, जैसे बच्चों को हम दिखाते हैं ना, कार्ड्स दिखा करके या ऑडियो विजुअल के माध्यम से चीजें सिखाते हैं, तो वैसे ही हम क्या करते हैं यहाँ पर हम मशीन्स को सिखाते हैं, ठीक है? मशीन्स जो है वो अपने डेटाबेस में ऐसी बहुत सी चीजों को धीरे धीरे इकट्ठा करना शुरू कर देती है। मतलब जब वो प्रैक्टिकली उन चीजों को अप्लाई करती है खुद पर, तो वो अपने आप उन चीजों को डेवलप करती है। वो पहले चीजों के बारे में जानती है, प्रोसेसेस को देखती है, और फिर उसको अडॉप्ट करके और व्यवहारिक रूप में प्रयोग करना शुरू करती है। तो मशीन लर्निंग मेटा एट्रीब्यूट एक सिस्टम है, जो एक नई सोच है जिसका प्रयोग भूकंप जो है, खास करके ऐसे क्षेत्रों में जहां पर धरातल काफी जटिल और विषम है, मतलब प्लेन एरियाज नहीं बल्कि हिली एरियाज की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर जटिल धरातल आपको देखने को मिलता है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाएगा। किसके लिए? सिस्मोजेनेसिस को समझने के लिए। अब ये क्या है? तो क्या होता है दोस्तों, जब कभी भूकंप आता है तो क्या हमारे पास में उस भूकंप की संरचना या भूकंप के पीछे के कारण या आने वाली भविष्य की संभावना, इनका पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं? सतह के ऊपर के भूकंपीय आंकड़ों को हम लेते हैं, क्योंकि हमारे उपकरण सारे सतह के ऊपर हैं। वहां से हम क्या करते हैं? भूकंप के आंकड़े लेते हैं और उसके माध्यम से जो नीचे की उप सतह है वहां की भूगर्भीय विशेषताओं का पता लगाते हैं कि नीचे की सतह कैसी है और क्या कारण है कि ये भूकंप आ रहे हैं। तो जियो टेक्टोनिक जो है उस क्षेत्र की, उस बेसिन का विकास कैसे हुआ है, वहां पर कौन से संसाधन हो सकते हैं, और भूकंप का कारण बनने वाली प्रक्रिया, इन सभी चीजों के बारे में हमको पता चलता है ऊपर आधारित जो भी आंकड़े हम इकट्ठे करते हैं उनसे। अब इसके लिए हमको लगातार भूकंप के आंकड़े ऊपर से इकट्ठा करने पड़ते हैं, और ये बहुत ही जटिल और थकाऊ चीज हो जाती है, मैन्युअली हमको व्याख्या करनी पड़ती है, तो इसमें बहुत सी कैलकुलेशन होती है, ठीक है? अब ऐसे आंकड़ों को प्रोसेस करना मनुष्य के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है, या फिर जब हम प्रोसेस करते हैं तो इसमें कई बार कुछ कमियां भी रह जाती है। इस प्रक्रिया को स्वचालित अर्थात ऑटोमेटिक करने, मतलब हमारे पास में कोई ऐसा दिमाग हो, और वो दिमाग मशीन से बेहतर हो नहीं सकता, क्योंकि हम मशीनों को स्मार्ट बनाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मशीन लर्निंग के साथ जोड़ दें, जब वो डेटा ऑटोमेटिकली इकट्ठा किया जाए, ठीक है, उसी के लिए भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, जो कि स्थित है आपके हिमालयी क्षेत्र में, उसने 3D भूकंपीय डेटा की स्वचालित व्याख्या के लिए एक तंत्रिका आधारित या मशीन लर्निंग आधारित दृष्टिकोण विकसित किया है। तो ये क्या करेगा? ये वो काम करेगा जो अभी तक मनुष्य द्वारा किया जाता था। अपनी तरह का पहला दृष्टिकोण है जो मेटा एट्रीब्यूट नामक विशेषता को धारण करता है, और ऑटोमेटिकली ये सभी प्रकार की गणनाओं को पूरा करके और अनुमान तथा रिजल्ट्स प्रदान करता है। चलिए, तो ये हो गए आज के हमारे करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। इसी तरह से और भी बेहतर करंट अफेयर्स में लाता रहूंगा। उद्देश्य एक ही है, आप अपनी सीखने की प्रवृत्ति को बेहतर बनाएं, सीखने के तरीके को बदलें, और चीजों को बोझ ना समझ करके उनको मतलब अपना फैमिलियर मान के चलें। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ना मानविकी के छात्र के लिए बहुत कठिन होगा। कुछ शब्द जरूर हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, बाकी अगर आप चीजों की प्रोसेस को समझोगे तो ऑटोमेटिकली आप उनको लंबे समय तक याद कर पाओगे। अगर आप इनको रटने की कोशिश करोगे तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे। तो वर्डिंग्स पर ध्यान दें। सेस्मोजेनेसिस क्या है, मेटा एट्रीब्यूट क्या है, ठीक है? अब आपसे पूछ लेगा मेटा एट्रीब्यूट से आप क्या समझते हैं, कोई पता नहीं है कहां से प्रश्न आने वाला है।
तो हम अपनी तरफ से सब कुछ तैयार करके चलें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा पार्ट हमारे आता है और पैटर्न हमारे पेपर का बदल रहा है। चलिए तो थैंक यू आप सभी का। लाइक करें वीडियो को, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आरएस जंक्शन एप्लीकेशन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो रेगुलर देखने वाले स्टूडेंट हैं वो प्ले स्टोर पर जाकर के एप्लीकेशन को अपने रिव्यूज भी दें, ताकि अन्य छात्रों के लिए राह प्रशस्त हो कि वे भी वहां तक पहुंच पाए। सर्च इंजन पर आना जरूरी होता है ना, वो तभी आएगा जब आपके ज्यादा से ज्यादा रिव्यूज होंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर्स आपके होंगे। कोर्सेज से लेकर के हर एक चीज को आप अपने रिव्यूज और रेटिंग्स जरूर दें, फेयर रेटिंग दें। जो भी आपको लगता है वहां पर लिखें, और नेगेटिव लगता है तो नेगेटिव लिखें, अगर पॉजिटिव लगता है तो पॉजिटिव लिखें। चलिए, थैंक यू।